नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में नंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, नंद वंश का जो कार्यकाल है वह 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व बताया गया है। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में नंद वंश को क्या कहा गया है? अज्ञात कुल का कहा गया है तथा डाकुओं के गिरोह का बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में नंद वंश को अज्ञात कुल का बताया गया है तथा डाकुओं के गिरोह का बताया गया है। पुराणों में नंद राजाओं को अधार्मिक कहा है, अर्थ रुचि का है, नवती द्रव्य कोटीश्वर कहकर इसकी निंदा की गई है। नंद राजाओं की जो निंदा की गई है वह पुराणों में की गई है अधार्मिक कहकर, अर्थ रुचि कहकर, नवती द्रव्य कोटीश्वर कहकर निंदा की गई है। पुराणों, बौद्ध व जैन परंपरा के अनुसार इस वंश में कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। यानी कि महापद्म नंद के अलावा 9 राजा हुए। इन्हें क्या कहा गया? नवनंद कहा गया। पुराण, बौद्ध व जैन परंपरा के अनुसार इस वंश में 9 राजा हुए जिन्हें नवनंद कहा गया। दोस्तों, अब हम महापद्म नंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वंश का संस्थापक था कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का जो संस्थापक था वह महापद्म नंद था। महापद्म नंद को निम्न वर्ग से संबंधित बताया गया है। महापद्म नंद को किस वर्ग से संबंधित बताया गया है? निम्न वर्ग से संबंधित बताया गया है। जैन स्रोत आवश्यक सूत्र के अनुसार, एक जैन स्रोत है आवश्यक सूत्र, उसके अनुसार महापद्म नंद को नापित दास घोषित कर दिया गया है। आवश्यक सूत्र में महापद्म नंद को नापित दास घोषित करते हैं, यानी कि निम्न दास, जिसकी स्थिति निम्न हो उस प्रकार का दास घोषित करते हैं। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन में क्या कहा गया है? महापद्म नंद को नापित पिता व वैश्या माता का पुत्र घोषित किया गया है। परिशिष्ट पर्वन क्या कह रहे हैं? जो महापद्म नंद थे वे नापित पिता व वैश्या माता की संतान थे। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। महापद्म नंद को महाबोधि वंश में क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन का अर्थ है भयंकर विशाल सेना का स्वामी। भयंकर विशाल सेना का स्वामी कहा गया है। पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है, यानी शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र। पुराणों में शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है किसे? महापद्म नंद को, यानी शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न। इसका मतलब है कि महापद्म नंद शायद शूद्र जाति के थे। महापद्म नंद निम्न कुल के थे, निम्न वर्ग के थे, शूद्र जाति के बताया गया है। अब महापद्म नंद ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? महापद्म नंद ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? उग्रसेन, अभी मैंने बताया था उग्रसेन, यानी भयंकर विशाल सेना का स्वामी, उग्रसेन। इसके अलावा सर्व छत्रांतक, अर्थात सभी क्षत्रियों का नाशक। सर्व छत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाशक। इसके अलावा एकराट की उपाधि धारण की। महापद्मपति यानी अमित कोश निधि का स्वामी। महापद्मपति यानी अमित कोश निधि का स्वामी, इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। इसके अलावा इन्हें अप्रो परशुराम कहा जाता था एवं भार्गव कहा जाता था, यानी कि द्वितीय परशुराम।
इसे अपूर्व परशुराम कहा जाता था, भार्गव कहा जाता था। महावंश टीका में डाकुओं के गिरोह का राजा बताया है। महापद्मनंद को क्या बताया गया है? डाकुओं के गिरोह का राजा किसमें बताया गया है? महावंश टीका में। तो दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे, जो निम्न वर्ग से संबंधित थे। इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? सर्व छत्रांतक, अपूर्व परशुराम, भार्गव, उग्रसेन, एकराट, महापद्मपति आदि इसकी उपाधियां थी। महावंश टीका में डाकुओं के गिरोह का राजा बताया गया है। किसे? महापद्मनंद को। महापद्मनंद कौन थे? संस्थापक थे। किसके? नंद वंश के संस्थापक थे, जो कि मगध साम्राज्य में एक वंश हुआ नंद वंश, उसके संस्थापक। अब दोस्तों, महापद्मनंद की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने विभिन्न राजवंशों का उन्मूलन किस प्रकार किया। तो महापद्मनंद की विजय, महापद्मनंद की विजय, इसकी विजयों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। महापद्मनंद की विजयों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। अब किन किन राजवंशों का इसने उन्मूलन किया, कहां कहां पर अपना राज्य विस्तार किया, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। पहला है इक्ष्वाकु, यानी कि जो ये क्षेत्र है, यह वर्तमान अवध का क्षेत्र है। इक्ष्वाकु वर्तमान अवध का क्षेत्र है। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? सोमदेव के कथा सरित सागर। सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी है, कथा सरित सागर। उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है कि अयोध्या के समीप नंदों के सैनिक शिविर होने का इसमें उल्लेख है। जो ये वर्तमान अवध का क्षेत्र है इक्ष्वाकु, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? सोमदेव के कथा सरित सागर। इसमें क्या कहा गया है कि अयोध्या के समीप नंदों के सैनिक शिविर होने का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है? अयोध्या के समीप नंदों का सैनिक शिविर है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? पांचाल। अब इसमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? वर्तमान रुहेलखंड का क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद शामिल है। बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद सम्मिलित है। तो पांचाल कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान रुहेलखंड का क्षेत्र। इसके अलावा कौसे, यानी कि काशी राज्य, कौसे यानी कि काशी राज्य भी इसके साम्राज्य में सम्मिलित था। इसके अलावा हे, कौन सा था? हे। अब ये कौन सा क्षेत्र है? ये नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी महेशमती थी। राजधानी महेशमती थी। और कौन सा क्षेत्र था? नर्मदा नदी के पास का क्षेत्र। नर्मदा नदी के पास का क्षेत्र सम्मिलित था। इसके अलावा अस्मक, यह कौन सा क्षेत्र था? आंध्र प्रदेश व गोदावरी नदी के आसपास। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन सा? अस्मक।
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? असमक, जो महापद्म नंद के अधिकार में था। यह आंध्र प्रदेश, व गोदावरी नदी के क्षेत्र सम्मिलित था। इसके अलावा कुरु में कौन सा क्षेत्र आता था? मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर। मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर इसमें सम्मिलित था। इसके अलावा मैथिल, इसमें कौन सा था? मिथिला, जनकपुर। मैथिल में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? मिथिला, जनकपुर क्षेत्र सम्मिलित था। यानी कि जो मैथिल है, इसमें मैथिल को यानी मिथिला का क्षेत्र सम्मिलित था, जिसमें जनकपुर शामिल था। इसके अलावा सूरसेन, ये कौन सा क्षेत्र था? ब्रजमंडल का क्षेत्र, यानी मथुरा वाला क्षेत्र। सूरसेन की जो राजधानी थी वह मथुरा थी, वह सम्मिलित था। यानी ब्रजमंडल का क्षेत्र किसमें सम्मिलित था? किसके साम्राज्य में सम्मिलित था? महापद्मनंद के साम्राज्य में सम्मिलित था। इसके अलावा बीती होत्र, यानी नर्मदा का मध्यवर्ती क्षेत्र। बीती होत्र यानी नर्मदा का मध्यवर्ती क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। इसके अलावा कलिंग, यानी उड़ीसा का क्षेत्र। अब कलिंग सम्मिलित था, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसके बारे में जानकारी कहां मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख। अब ये किसका है हाथी गुम्फा अभिलेख? यह खारवेल का है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती थी। इसमें क्या कहा है? नंद राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें क्या कहा गया है कि नंद राजा ने किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया, और वहां एक नहर का निर्माण करवाया। वहां किसका निर्माण करवाया? एक नहर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? महापद्म नंद ने करवाया। और वहां एक आदि जिन की मूर्ति उठा लाया। और वहां से किसकी मूर्ति उठा लाया? आदि जिन की मूर्ति उठा लाया। आदि जिन की मूर्ति उठा लाया। कहां से उठा लाया? कलिंग से ले आया। किसकी मूर्ति ले आया? आदि जिन की मूर्ति। अब इसका समीकरण किससे कहा किया गया है? संभवतः यह आदिनाथ की मूर्ति थी। संभवतः यह किसकी मूर्ति थी? आदिनाथ की मूर्ति थी। संभवतः यह आदिनाथ की मूर्ति थी। तो दोस्तों, महापद्मनंद ने कहां कहां विजय प्राप्त की थी? इक्ष्वाकु, पांचाल, कौशल, असमक, यह कुरु, मैथिल या मिथिला, सूरसेन, बीतिहोत्र तथा कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? महापद्मनंद ने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा का 2 बार उल्लेख हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार उल्लेख हुआ है। बताया जाता था महापद्मनंद ने सभी क्षत्रियों का नाश किया। क्या बताया जाता है? महापद्मनंद ने सभी क्षत्रियों का नाश किया, जिसमें इसकी मदद किसने की थी? जैन मंत्री कल्पक ने की थी।
जैन मंत्री कल्पक ने की थी। इसीलिए इसे सर्व छत्रांतक तथा अपरो परशुराम कहा जाता है, यानी द्वितीय परशुराम कहा जाता है। इसने सभी क्षत्रियों का नाश किया था। जिसमें इसकी मदद किसने की थी? इसका एक मंत्री था कल्पक, उसने क्या की थी? मदद की थी। किसकी मदद की थी? महापद्म नंद की मदद की थी। दोस्तों, महापद्म नंद विंध्य पर्वत के दक्षिण में पताका फहराने वाला प्रथम मगध शासक था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम शासक। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम शासक था। विजय पताका फहराने वाला प्रथम शासक कौन था? महापद्म नंद था। प्रथम शासक कौन था? महापद्म नंद था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम शासक कौन था? महापद्म नंद था। वायु पुराण के अनुसार लगभग 28 वर्ष तक शासन किया। किसने किया? वायु पुराण के अनुसार लगभग 28 वर्ष तक महापद्म नंद ने शासन किया। अब महापद्म नंद के उत्तराधिकारी देख लेते हैं। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी, महापद्म नंद के उत्तराधिकारी कौन कौन से हैं? दोस्तों, पुराणों में केवल दो नामों की चर्चा हुई है। एक तो महापद्म नंद, एक शुकल्प, यानी कि दो नंद राजाओं की चर्चा हुई है, महापद्म नंद व उसका पुत्र शुकल्प। पुराणों में जो चर्चा हुई है, दो राजा थे नंद वंश के, महापद्म नंद व शुकल्प। महापद्म नंद व शुकल्प। लेकिन महाबोधि वंश में 9 राजाओं की सूची दी गई है। महाबोधि वंश में कितने राजाओं की सूची दी गई है? 9 राजाओं की सूची है, जो क्रमशः इस प्रकार है। उग्रसेन कौन था? स्वयं महापद्म नंद था। इसके अलावा पांडुक, उग्रसेन, पांडुक, तीसरा है पांडुवती, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति। इसके अलावा भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवीषणपाल, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवीषणपाल, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवीषणपाल या गोवीशंक। गोवीषणपाल को गोवीशंक भी कहा जाता था। या तो गोवीषणपाल है या गोवीशंक है। इसके अलावा दास सिद्धक, कैवर्त व घनानंद। दास सिद्धक, कैवर्त व घनानंद। तो महाबोधि वंश में 9 राजाओं की बात की गई है। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल। इसके अलावा गोवीषणपाल, गोविंशक, दास सिद्धक, कैवर्त व घनानंद। तो महापद्म नंद ने जो विजय प्राप्त की थी, उसमें सहायता किसने की? जैन मंत्री किसने की?
कल्पक ने सहायता की। इसके अलावा विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम शासक महापद्मनंद था। वायु पुराण के अनुसार 28 वर्ष तक शासन किया। महापद्मनंद के उत्तराधिकारी कौन कौन से? पुराणों में 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है, महापद्मनंद और सुखल। महाबोधि वंश में 9 राजाओं का उल्लेख मिलता है, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति। इसके अलावा भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषणक पाल या गोविंशक, दास सिद्धक, कैवर्त व घनानंद। दोस्तों, यूनानी लेखक कर्टियस किस चीज का उल्लेख करते हैं कि नंद सेना में, कर्टियस उल्लेख करते हैं कि नंद सेना में 20 लाख अश्वारोही, किसमें? नंद सेना में क्या थे? 20,000 क्या थे? अश्वारोही थे। इसके अलावा 2 लाख पैदल, 2 लाख पैदल व 3,000 हाथी थे। कर्टियस क्या चर्चा कर रहे हैं कि जो महापद्मनंद या नंद वंश की सेना थी उसमें 20,000 क्या थे? अश्वारोही थे, 2 लाख पैदल थे तथा 3,000 हाथी थे। तो दोस्तों, आज हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में तीसरे राजवंश नंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।